Hello students, welcome to the third part of the chapter precipitation. Okay, so in the second part we have studied about types of rainfall like convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. Okay, in this part we will discuss about rain gauge instrument, effects of precipitation and acid rain. Okay, so start with the rain gauge instrument. The instrument that is used to measure rainfall is called रेन गॉज. वो इंस्ट्रूमेंट जिसको रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रेन गॉज. ओके, आपको ये इमेज दिया गया है, ये रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट है. ओके, एंड द फ्यूनल that is used in the rain gauge has a specific diameter. See, ये जो इमेज दिया गया है उसमें आप फ्यूनल देख रहे होंगे. ओके, फ्यूनल के अंदर जो है बॉटल है. ओके, फ्यूनल जो है किसके अंदर है? बॉटल के अंदर. ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे रेनफॉल को मेजर किया जाता है. ओके, तो रेन गॉज के अंदर जो है एक फ्यूनल होता है और उस फ्यूनल का स्पेसिफिक डायमीटर होता है. ओके, द रेन फॉलिंग इन दिस फ्यूनल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गॉज. सी, रेन गॉज में जो है एक बॉटल फिट किया गया है. आप इमेज देख सकते हैं जहाँ पे एरो मार्क करके बॉटल लिखा हुआ है. ओके, तो वो बॉटल है. तो वहाँ पे बोला है कि रेन मीन्स जब बारिश होती है तो ये फ्यूनल के अंदर वो पानी कलेक्ट हो जाता है. ओके, फ्यूनल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गॉज and the collected water is then measured with the help of measuring jar. See, left hand side में आपको एक इमेज दिया है measuring jar का. तो जब रेन जो है वो फ्यूनल में गिरता है, मीन्स बारिश जब होती है तो बारिश का पानी जो है वो फ्यूनल में गिरता है और फ्यूनल के थ्रू क्या होता है? बॉटल में जाता है और उस बॉटल में जो है पानी कलेक्ट होता है. और जो कलेक्टेड वाटर होता है मीन्स जो पानी कलेक्ट हुआ है उस बॉटल में उसको मेजर किया जाता है मेजरिंग जार से. ओके, इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल द रीडिंग ऑफ द रेन इज टेकन एवरी 3 आवर्स. यानी जिस भी एरिया में अगर बारिश ज़्यादा होती है, हेवी रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल की मीन्स रेन की जो रीडिंग है हर 3 घंटे पे ली जाती है. ओके, 3 आवर्स में एक बार रेन की रीडिंग ली जाती है इस रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट से. ओके, एंड द मेजरिंग जार रीड्स इन मिलीमीटर्स. और जो ये मेजरिंग जार आप इमेज देख रहे हैं उसमें 0, 10, 20, 30, 40 जो ये दिया हुआ है ये मिलीमीटर है. ओके, तो मेजरिंग जार जो रेन को मेजर करता है, रीड करता है, वो किस में, कौन से यूनिट में? मिलीमीटर में. ओके, एंड द गॉज इज केप्ट इन ओपन ग्राउंड ऑन ए 30 सेंटीमीटर हाई फ्लैट माउंट. और ये जो रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट है इसको ओपन ग्राउंड पे जो है 30 सेंटीमीटर हाई फ्लैट माउंट पे रखा जाता है. ओके, आप इमेज में देख सकते हो ब्राउनिश कलर का और येलोइश कलर का आपको वो जो इमेज दिखाई दे रहा है वो हाई फ्लैट माउंट है और उसी के ऊपर जो है रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है. ओके, हेंस द रेन वाटर इज कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. और जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो विदाउट एनी मीन्स बिना किसी रुकावट के कलेक्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन? ओके, हम देखेंगे हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन. मीन्स 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन्स जब बारिश हो रही है तो 1 मिलीमीटर अगर बारिश हो रही है तो उस 1 मिलीमीटर से हमें कितना लीटर पानी मिलता है. ओके, तो हम देखेंगे if we do not let 1 millimeter of rainwater move as runoff, penetrate in the ground or evaporate, then how much water can be accumulated? क्या क्वेश्चन है कि अगर हम 1 मिलीमीटर ऑफ रेन वाटर ना ही बहने दें, ना ग्राउंड में उसको पेनिट्रेट यानी सोखने दें और ना ही एवापोरेट होने दें, तो हमें जो है कितना पानी मीन्स हम इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया है. तो आंसर क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. ओके, इफ 1 मिलीमीटर रेनफॉल ऑकर्स ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. क्या बोला है? एग्जाम्पल कि अगर 1 मिलीमीटर का रेनफॉल 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे हो रहा है तो हमें कितने लीटर पानी मिल रहे हैं? वी गेट 10 लाख लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम इट. ओके, अगर 1 मिलीमीटर रेनफॉल 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे हो रहा है
तो हमें उससे कितना वाटर मिल रहा है, कितना लीटर, 10 लाख लीटर्स। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज स्नोफॉल मेजर्ड, मीन्स ये रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट से स्नोफॉल कैसे मेजर किया जाता है। स्नोफॉल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। स्नोफॉल को भी किससे मेजर किया जा सकता है, रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट से। फॉर दिस द कंटेनर फुल ऑफ स्नो पार्टिकल्स इज हीटेड केयरफुली टू मेल्ट द स्नो। सी, जैसे कि हमने देखा कि रेनफॉल जब होता है तो वो फ्यूनल के थ्रू बॉटल में जाके वाटर कलेक्ट होता है। तो वैसे ही क्या बोला है कि अगर हमें स्नोफॉल मेजर करना है तो उसके लिए जो कंटेनर है वो स्नो पार्टिकल से पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। ओके, फुल होना चाहिए। बाद में वो स्नो पार्टिकल्स को क्या करना है, मेल्ट होने के लिए उसको हीट करना है। ओके, देन द वाटर ऑब्टेन्ड इज मेजर्ड। और जब स्नो एक बार हीट होगा, गर्म किया जाएगा उसको, तो वो किस में टर्न हो जाएगा, वाटर में। और तब जाके हम वाटर को जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अ लेयर ऑफ 120 मिलीमीटर ऑफ आइस इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। सी, अगर 120 मिलीमीटर आइस का लेयर है, ठीक है, 120 मिलीमीटर आइस का लेयर है, तो वो कितना मतलब इक्वल होगा, कितना मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल के इक्वल होगा, 10 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। ओके, 120 मिलीमीटर ऑफ आइस is equal to 10 millimeter of rainfall. Okay, next, fog, dew and frost. When the condensation or solidification of the water vapor in the atmosphere occurs near the earth's surface, then we can see fog, dew or frost. हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा था कि ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट ये सब कैसे ऑकर होते हैं, मीन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ओके, तो क्या बोला है कि जब भी कंडेंसेशन या फिर उसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, यानी वाटर वेपर में जब वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसिंग प्रोसेस, ओके, एटमॉस्फेयर में नियर द अर्थ सरफेस, तब हम वहाँ पे क्या देख सकते हैं, फॉग देख सकते हैं, ड्यू देख सकते हैं या फिर फ्रॉस्ट देख सकते हैं। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एयर near the surface of the earth reduces as temperature reduces water vapor condenses। ठीक है, अगर अर्थ सरफेस के पास जब हवा रहती है, जो हवा रहती है वो हवा का टेम्परेचर यानी एयर का टेम्परेचर जब रिड्यूस होगा, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा वाटर वेपर क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसका कंडेंसिंग प्रोसेस। ओके, कंडेंस होना स्टार्ट होगा वाटर वेपर, एंड इन दिस प्रोसेस वेपर टर्न्स इनटू माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल्स एंड फ्लोट इन द एयर। और इस प्रोसेस में यानी जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, वाटर वेपर किस में टर्न हो जाएगा, कंडेंसिंग प्रोसेस में। ओके, कंडेंसेशन वहाँ पे चालू हो जाएगा। और ये प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस मीन्स इस प्रोसेस में जो वेपर है, वाटर वेपर, वो किस में टर्न होगा, माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल्स, यानी जो हमें दिखाई भी नहीं देता, ऐसा मतलब ऐसी पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट जो हमें दिखाई भी नहीं देंगी। ओके, और उसके बाद ये वाटर पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल्स किस में फ्लोट होगा, एयर में। ठीक है, एंड व्हेन द डेंसिटी ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स इन द एयर इंक्रीजेस फॉग ऑकर्स। और जैसे ही मीन्स जब ये माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल्स की डेंसिटी जब एयर में इंक्रीज हो जाएगी तो वहीं पे क्या होता है, फॉग। ओके, फॉग फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन मॉइस्चर लेडन एयर नियर द अर्थ सरफेस कम्स इनटू कांटेक्ट विद वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जब हवा में मीन्स एयर में जब मॉइस्चर रहेगा, ओके, मॉइस्चर लेडन एयर, जो अर्थ सरफेस के पास जो हवा है उसमें अगर मॉइस्चर रहेगा और वो किसके कांटेक्ट में हवा आएगी, वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट यानी बहुत ही ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में जब आएगी तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, एंड दे टर्न इनटू वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। और वो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से वो किस में टर्न होगा, वो वाटर वेपर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट में। ओके, एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट। और यही वाटर ड्रॉपलेट जो है किससे चिपक जाएंगे, कोल्ड ऑब्जेक्ट से, और इसे क्या कहा जाएगा, ड्यू। ओके, दिस इज कॉल्ड ड्यू। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, अगर एयर में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, the water droplets stuck to the surfaces of the cold objects freeze।
तो जो वाटर ड्रॉपलेट, जो सरफेस के पास जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स उसे चिपक जाती है, मीन स्टक हो जाती है उसमें, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम रहा तो वो वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, और इसी फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट को क्या कहा जाता है, फ्रॉस्ट। ड्यू एंड फ्रॉस्ट ऑकर ऑन ए लार्ज स्केल इन विंटर्स, मीन्स ड्यू और फ्रॉस्ट ज़्यादा मात्रा में यानी लार्ज स्केल में कौन से सीजन में होते हैं, विंटर्स में, ओके। नेक्स्ट वन, इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन यानी जो स्नोफॉल है, हेल स्टोन है या फिर रेनफॉल है, उसका इफेक्ट क्या होता है, मीन्स ह्यूमन लाइफ पे या फिर एनिमल लाइफ पे या फिर क्रॉप्स पे उसका असर क्या पड़ता है, ओके। द मेन सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने लायक पानी होता है उसे पोर्टेबल वाटर कहा गया है। द मेन सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज प्रेसिपिटेशन, यानी हमें अर्थ पे जो पीने के लिए पानी मिलता है उसका मेन सोर्स कौन सा अवेलेबल है, प्रेसिपिटेशन, ओके। चाहे वो स्नोफॉल हो या फिर रेनफॉल हो या हेल स्टोन हो। एज एक्सेसिव रेनफॉल इज डिस्ट्रक्टिव, सो इज द एब्सेंस ऑफ रेन, ओके। एक्सेसिव रेनफॉल अगर हुआ मीन्स अगर हद से ज़्यादा बारिश हो गई तो वो डिस्ट्रक्टिव साबित होती है। फ्लड्स में ऑकर बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर एक्सेसिव रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल हुआ जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन में, तो उससे क्या होता है कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इफ प्रेसिपिटेशन डज नॉट टेक प्लेस देन कंडीशंस ऑफ ड्राफ्ट अराइज, और अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ मीन्स अगर जिस रीजन में जैसे स्नोफॉल से वाटर मिलता हो, जिस रीजन में रेनफॉल से वाटर मिलता है, ठीक है, तो ये भी मतलब प्रॉब्लम है। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं भी होता है तो ऐसे टाइम पे कैसा कंडीशन आ जाएगा, ड्रॉफ्ट यानी सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर सूखा पड़ा तो फूड की कमी हो जाएगी, फूड शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ फूड एंड फूड मे हैव टू बी इम्पोर्टेड, मीन्स फूड की कमी हो जाएगी। अगर प्रेसिपिटेशन बराबर नहीं हुआ तो हमें पानी नहीं मिलेगा, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो सूखा पड़ जाएगा, मीन्स ड्रॉफ्ट कंडीशन आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में, ड्रॉफ्ट कंडीशन में जो है फूड की कमी हो जाएगी और फूड जो है हमें इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है, ओके। मीन्स दूसरे कंट्री से अनाज मंगाया भी जा सकता है ऐसे कंडीशन में। फार्मर्स कंडीशन बिकम्स ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंजरस या फिर रिस्की, फार्मर या फिर वर्स्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं, यानी फार्मर्स की कंडीशन पूरी क्या हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड कंट्रीज इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड, यानी इससे जो है अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो कंट्री के इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सी, जैसे कि एग्रेरियन कंट्री होते हैं, जैसे कि हमारा कंट्री है इंडिया, ये टोटली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, एग्रेरियन कंट्री, यानी जिस भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जैसे एग्रेरियन कंट्री, हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ओके। एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून्स, और हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो टोटली मीन्स लार्ज एक्सटेंट में किस पे डिपेंड है, मानसून्स पे, यानी रेनफॉल, मानसून सीजन पे। हेंस द रेनफॉल इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट टू द होल कंट्री, इसलिए इंडिया में रेनफॉल जो है पूरे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। अ गुड रेनफॉल एट द राइट टाइम इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन while untimely rain can cause damage to the crops. See, अगर राइट टाइम पे यानी सही समय पे अगर अच्छा बारिश हुआ मीन्स गुड रेनफॉल हुआ, जितना चाहिए सफिशिएंट रेनफॉल हुआ, तो वो क्रॉप प्रोडक्शन उसकी वजह से इंक्रीज होगा। लेकिन अनटाइमली रेन हुआ यानी बारिश का सीज़न नहीं है, जैसे हमारे कंट्री में जो है जून टू सितंबर ये बारिश का सीज़न है, मानसून सीज़न है, मीन्स इस टाइम पे बारिश ना होके दिसंबर में, जनवरी में बारिश हो रही है, तो उससे क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं, ओके। अगर अनटाइमली रेन हुआ तो क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। एंड द रेनफॉल इन इंडिया इज क्वाइट एरेटिक,
और हमारे कंट्री में रेनफॉल जो है वो एरेटिक टाइप का है, यानी अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब नॉट श्योर, कभी भी बारिश हो जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सीज़न में ही हो, सीज़न में तो होती ही है और कभी भी हो जाती है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। मीन्स हमारे कंट्री में जो रेनफॉल है वो क्वाइट एरेटिक है, मीन्स अनसर्टेन है, कभी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विजिबिलिटी रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ हाईली डेंस फॉग। विजिबिलिटी रिड्यूसेस का मतलब कि अगर हाईली डेंस फॉग है, कोहरा अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे विजिबिलिटी यानी हमें दिखाई ही नहीं देता। अगर ज़्यादा कोहरा हो जाता है, ज़्यादा डेंस फॉग हो जाता है तो हमें दिखाई ही नहीं देता, और इसके मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एक्सीडेंट, ओके, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि इसका क्या अफेक्ट पड़ता है। इट अफेक्ट्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किस पे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। एक्सीडेंट्स में टेक प्लेस इन सच कंडीशंस। और अगर हाईली डेंस फॉग है तो एक्सीडेंट्स भी ऐसे कंडीशन पे हो सकते हैं, ओके। ट्रेन्स, फ्लाइट्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मे हैव टू बी कैंसल्ड। और ज़्यादा ही अगर डेंस फॉग है तो ट्रेन्स है, फ्लाइट्स है और जो अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड कॉजेज एक्सीडेंट इफ स्प्रेड ऑन द रोड। फ्रॉस्ट भी जो है क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है और एक्सीडेंट भी इसकी वजह से हो सकता है। अगर फ्रॉस्ट पूरे रोड पे फैल गया तो इसके वजह से एक्सीडेंट होने की भी चांसेस होते हैं। फॉग एंड ड्यू डैमेज सम क्रॉप्स बाय स्प्रेडिंग डिजीजेस व्हाइल इट मे बी बेनिफिशियल टू सम क्रॉप्स। तो जो फॉग और ड्यू होते हैं वो कुछ क्रॉप्स के लिए जो है कुछ क्रॉप को डैमेज करते हैं, मीन्स बीमारियां भी फैला सकते हैं, और जो कुछ क्रॉप्स के लिए ये बेनिफिशियल भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड रेन। बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज वेरियस गैसेस गेट मिक्सड इन द एयर। मीन्स जहाँ पे जिस प्लेस पे जिस रीजन पे पूरा वो एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरियाज है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और एयर पोल्यूशन मीन्स जो इंडस्ट्रीज से जो गैसेस, जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो जाके किस में मिक्सड हो जाते हैं, एयर में, ठीक है। डिफरेंट एसिड्स आर क्रिएटेड when the water vapor in the air reacts chemically with these gases. See, different acids फिर वहाँ पे create होते हैं। जब हमने क्या देखा कि एयर पोल्यूशन की वजह से मीन्स इंडस्ट्रियल एरियाज में एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसमें जो वेरियस गैसेस और जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, ठीक है, तो वो जाके किस में मिक्स हो जाता है, एयर में। और एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर, ठीक है। तो इसके वजह से मीन्स जब वाटर वेपर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो ये गैसेस के साथ, ये जो गैसेस है वो गैसेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, केमिकली, यानी केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन के वजह से वहाँ पे डिफरेंट एसिड्स जो है क्रिएट होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा, ओके। प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर विथ डिजॉल्व्ड एसिड्स रीच द ग्राउंड। सी, अब जो उसमें एसिड क्रिएट हुआ है, जैसे कि वाटर वेपर में वो गैसेस जो है वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है केमिकली, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एसिड फॉर्म होते हैं। तो एसिड जो है वो प्रेसिपिटेशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके, घुल जाते हैं। और वही जो है बहते बहते, जैसे कि रेनफॉल हुआ तो बारिश का पानी या फिर स्नो मेल्ट हो रहा है तो उसका पानी जो है बहते बहते वही जो है डिसॉल्व एसिड के साथ वो ग्राउंड तक पहुंचता है, ओके। और ऐसे रेनफॉल को क्या कहा जाता है, एसिड रेन, ठीक है। दीज रेन आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो एसिड रेन है, यानी इस टाइप के जो रेन होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. Thank you for watching this video.